बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, चंद हफ़्तों की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। रमज़ान थी और ईद की वजह से मैं ये शो पेश नहीं कर पा सका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस शो को हर वीक आपके लिए प्रेजेंट किया करें। कोर्स की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ। और इस वीक की अहम अपडेट है EU नेशनल्स के लिए। जैसे आपको पता है, डेडलाइन अभी आ रही है 30 जून, और उससे पहले अगर आप एक EU नेशनल हैं और EU नेशनल के डिपेंडेंट, आपने मेक श्योर करना है कि आपने अप्लाई करना है अंडर द सेटलमेंट स्कीम। इसका ये मतलब है कि चाहे आपके पास है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एज EU नेशनल, आपने फिर भी अप्लाई करना है सेटल स्टेटस के लिए। अगर आपको 5 साल से कम हो गए हैं और आप एक EU नेशनल हैं, आपने अप्लाई करना है प्री सेटल स्टेटस के लिए। इसी तरह अगर आप EU नेशनल के डिपेंडेंट हैं, फॉर एग्जांपल स्पाउस, चाइल्ड, आपने भी अप्लाई करना है अंडर द सेटलमेंट स्कीम। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप फिर काम नहीं कर सकते बगैर सेटलमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट के बगैर। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपसे मांगेंगे कि आपके पास स्टेटस है अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। अगर आपके पास नहीं है, फिर आपको वो बेनिफिट्स भी नहीं देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को वो अभी भी पता नहीं है कि हमने अप्लाई करना है। ये थी एक अपडेट। एक दूसरी अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं एज ए EU नेशनल, प्लीज़ जल्दी से बुला लें बिफोर 1 जुलाई, क्योंकि उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको साबित करना होगा कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप उससे पहले आप अप्लाई करते हैं, डिपेंडेंसी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और आपको गुड न्यूज़ मैं बताता जाऊँ कि अगर आप EU नेशनल के स्पाउस हैं और आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, आप भी बुला सकते हैं अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सो फॉर एग्जांपल, मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल और मेरी शादी हो चुकी है एक यूरोपियन नेशनल के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊँ, मैं भी बुला सकता हूँ अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। पहले आप EU रेगुलेशंस पर नहीं बुला सकते थे, लेकिन EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर ये अमेंडमेंट ने की है कि आप बुला सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एक अनमैरिड पार्टनर हैं और आपके पास था रेजिडेंस कार्ड और आपने अप्लाई किया अंडर द सेटलमेंट स्कीम, उन्होंने आपको ग्रांट कर दिया है सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस, और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, आप भी अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं अंडर द सेटलमेंट स्कीम। सो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो अपेंडिक्स FM, उसको भी उन्होंने कम कर दिया है। अगर आपकी आमदनी में कमी हुई है फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू लेके 31 मई 2021 और आप 18,600 रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे, आप होम ऑफिस को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उससे पहले मैं इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा था और प्लीज़ मुझे एग्जाम्पशन दी जाए। और अगर आप स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको होम ऑफिस एग्जाम्प्ट कर देगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी आप अभी फ़ायदा उठा सकते हैं। और होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगर यहाँ कोई भी शख्स यहाँ अभी रह रहा है जो आया विजिट वीज़े के ऊपर या कोई भी वीज़े के ऊपर, जिसका वीज़ा 30 जून से पहले एक्सपायर हो रहा है और वो वापस नहीं जा सकता, वो एक्सेप्शनल अश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको वो ओवरस्टेयर नहीं मानेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 1 जून को और आप वापस नहीं जा सकते, आप एक्सेप्शनल अश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको ग्रांट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ या 2 मंथ्स। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप वापस जाएंगे टू योर होम कंट्री और दोबारा अप्लाई करेंगे कि आप UK विजिट करना चाहते हैं, जो पीरियड आपने ओवर स्टे किया था उसको आपके अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। सो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहता था वो थी कि अगर आप यहाँ एंटर हुए थे फ्रॉम 24 जनवरी टू लेके 31 अगस्त 2020 और आप वापस नहीं जा सके, होम ऑफिस का ये कहना था कि जो पीरियड आपने ओवर स्टे किया है वो आपके अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ एंटर हुआ था जनवरी 2020 और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था
30 जून 2020 को, 6 माह बाद, और 1 माह मैं ओवरस्टे हो गया। अगर मैंने ओवरस्टे किया भी है और मैं वापस चला गया उस दौरान फ्रॉम 24 जनवरी टू लेके 31 अगस्त 2020, वो जो पीरियड है वो होम ऑफिस मेरे अगेंस्ट नहीं मानेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप ओवरस्टे यहाँ हो गए हैं, होम ऑफिस का ये कहना है कि आपने अरेंजमेंट्स करनी है और आपने वापस जाना है टू योर होम कंट्री। अगर कोई भी शख्स जो यहाँ 2020 में एंटर हुआ था ऑन विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा और यहाँ ओवरस्टे हो गया है और अभी वापस नहीं जा सका, मेरी एडवाइस उनसे होगी कि आप एक्सेप्शनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें, और अगर होम ऑफिस आपको वो ग्रांट कर देती है विद इन अ फ्यू डेज ईमेल के ज़रिए, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो पीरियड आपने ओवरस्टे किया है वो फिर लॉफुल माना जाएगा। और हो सकता है फिर अगर होम ऑफिस आपको दे देती है एक्सेप्शनल इंश्योरेंस, आप कोई और कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल स्पाउस कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। सो इसलिए इसका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, ये थी इस वीक की अपडेट्स, उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, हमारा एक सवाल है, जो हमारा जो पासपोर्ट है ना, जी जी। पासपोर्ट में मिस्टेक किया था वो जो हमारा बर्थडे में। तो अभी ये जो पासपोर्ट है पहला मेरा था 16/4 यानी 64। 16/4/64, ठीक है। जी जी जी। तो अब जो भी मैं इंग्लैंड में आए थे तो भी हमारा वो जो पुराना जो पासपोर्ट नहीं थे मेरे साथ, तो वही टाइम में हम दूसरा पासपोर्ट बनाया। वो पासपोर्ट का टाइम ये लोग ने 16/4/73 लिख दिया। ठीक है, आपको उन्होंने ज़्यादा यंग कर दिया, ठीक है जी, 73 लिख दिया। तो जी अभी जी। जो मेरा जो पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट जो है वो टाइम में मैं दूसरा मिडिल ईस्ट का मैं गया था 2-3 कंट्री में पुराना पासपोर्ट में। तो वो पासपोर्ट अभी मिला मेरे को, और मिडिल ईस्ट का जो कार्ड है, एक आईडी कार्ड है जो इमिग्रेशन का, वो कार्ड भी मेरे साथ है। लेकिन अभी जो हमारा पास बीटी पासपोर्ट है, सो ये डेट अभी चेंज कर सकते हो और नहीं? आपको ब्रिटिश पासपोर्ट किस बेस पर मिला था? जी, जो ब्रिटिश पासपोर्ट है आपको कौन सी बेस पर मिला था? आपने यहाँ असाइलम क्लेम की थी, उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिला था, फिर पासपोर्ट मिला था, कौन सी बेस? नहीं ना, हमारा ये हम जो भी आए थे ये मतलब में, सो हम शादी करके आया था। कौन से सन में आप आए थे? विच ईयर? हम आया था 2005 का लास्ट में आया था। 2005 में, ठीक। हो गया 15 साल ऐसा कुछ हो गया, 15-16 साल हो गया। ठीक है, और मुझे आप ये बताएं कि अभी आपको कैसे याद आया है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है? अब आप क्यों चेंज करना चाहिए? इसकी वजह क्या है? क्यों? इसकी वजह वही है, कभी कभी ये हमारा जो इधर का मेडिसिन लेता हूँ, कभी मेडिसिन काम नहीं करता है। तो पहला जमाना में तो हमारा मुल्क में ये सब नहीं थे, तो हम सोचा था ये सब सोच के हमारा घर में हम फोन किया था, माँ का साथ बात किया था जी जी। जो ऐसा हमारा जो पहला पुराना पासपोर्ट था, हम मिडिल ईस्ट में गए थे, हज में गए थे, वो सब पासपोर्ट का कोई पता चला, कभी मिला और नहीं मिला। तो ये लोग आज इतना साल बाद में वो पासपोर्ट मिला और उधर का इमिग्रेशन का एक कार्ड भी मिला। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, तो मैं देता हूँ वही आपके मिलने के सवाल। बाद अभी मैं सोच रहा हूँ ये सब अगर देगा वो लोग माने, और हमारा वो मेडिसिन वगैरह में कभी ये 10 साल का फर्क हो जाता है ना। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब ये एक अजीब सा सिचुएशन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी आपके नए पासपोर्ट के ऊपर, आपको पता ही नहीं लगा। अब यहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस को कि मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज की जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसमें गलती है, या मुझे पहला पासपोर्ट नहीं मिला उस वजह से ये थोड़ी सी गलती होगी, या मेरी याददाश्त में थोड़ी कमज़ोरी थी और इस वजह से ये गलती होगी। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैंने देखा है अक्सर लोगों के डेट ऑफ बर्थ बाद में चेंज हो गए हैं। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक सॉलिसिटर से मिल लें जो आपके लिए एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन बना सके, और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करें नए पासपोर्ट के लिए जहां आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो साथ लिखी हुई। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी कि फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिल लें। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है, जी बिल्कुल ये हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा,
kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज शाम को इस प्रोग्राम को हम पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहाँ भी जाके आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। कोई भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाय। हाँ, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हेलो, हाँ जी, मुझे आपसे थोड़ा एडवाइस लेनी है। आई वांट टू गेट माय मम Right. here. Is it still possible to get like a parent visa, dependent visa? It is. What is your status? She's a single parent now. Okay. My father died a couple of years back now, Okay. and I'm here. My sister is in New Zealand, so she's on her own. Both her kids are sort of settled abroad. Mm-hmm. So, and she obviously visits her every year. Okay. But I'm looking to get her over here, like sort of, hopefully permanently, if possible. Okay. And what is your status here? I'm a British citizen. I had work. I came here for work, and as a student, I think initially, Mm-hmm. and then I've been working here at HSMP, and then had indefinite leave, and then the citizenship. Yeah. Okay. And your mother, does she have any medical conditions? No, she's generally fit and fine. Nothing sort of, apart from age-related stuff. Yeah. Okay. Age-related stuff. Okay. Thank you very much for your call. Now, as an adult dependent application, firstly, I mean, you satisfy the requirement to sponsor. You're a British citizen. You're settled in the UK. Now, to sponsor your mother will have to demonstrate that she needs help with everyday tasks such as eating, sleeping, or she needs looking after, and that in India or Pakistan, there's no one there to look after her, or there is care there, but it's not affordable. So either one of those two limbs you'll have to satisfy. So in this case, potentially, if your mother has age-related issues, you could argue that there is no one there to look after her because you're settled here, your sister is settled in New Zealand, and there's no one there to look after her. Again, this application will be based on documentary evidence, based on the conditions that she's suffering from, age-related ones, and if we can then satisfy the Home Office that she needs care and that you are the one person that can adequately look after her in the UK, then potentially on that basis, she would be granted indefinite leave to remain as a dependent of someone present and settled in the UK. Before making any such application, I would strongly advise you to see a solicitor to see the merits of the case, because the fees tends to be around about £3,500, and if an application gets refused, whilst you do get an appeal right, that's further costs, and then again, there's no guarantee if the appeal will be allowed. So before making any application, I would strongly advise you to see a solicitor, get your documentary evidence in order, and then make an application. However, depending on what you've told me, it seems there are some good merits for your mother to apply as an adult dependent. Thank you very much for your question. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, I've just got a quick question. Basically, me and my husband are British here in UK, and I've got one of my sister-in-laws, which is my husband's younger sister, who's divorced back in Pakistan. The mum and dad has passed away, and the other sisters are settled in their families. He is the only brother, basically, and she's dependent on me and my husband. Okay. We're both working currently and homeowner. What is the best way for us to apply for her, that we want her to come here and settle with us? Now, this sister that's in Pakistan, does she have any medical conditions? Is she? No, she's fit. No, she's fit and healthy. Okay. Thank you very much for your call. Unfortunately, it will be quite difficult for your sister-in-law to apply for the sheer reason that she will have to satisfy that she needs care or that there's no one there to look after her in Pakistan. The fact that she's merely dependent on your husband, that's not enough. So that it will be quite difficult for your sister-in-law to apply to come to the UK. Potentially, alternative routes might be applying for a visit visa. However, given that India, Pakistan, Bangladesh are high-risk countries, the Home Office tends to refuse applications from such countries. However, that's not stopping you to apply. You could
apply and see potentially they may grant it. नाज़रीन, ये जो सवाल मुझे पूछा गया है कि इन्होंने बताया कि जो इनकी सिस्टर इन लॉ है वो डिपेंडेंट है इनके हस्बैंड के ऊपर और वो चाहते हैं कि इनकी सिस्टर लॉ यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाए। मैंने इनको ये बताया है कि इनकी जो सिस्टर इन लॉ वो एज ए एडल्ट डिपेंडेंट नहीं अप्लाई कर सकती क्योंकि उसके पास कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिस बेस के ऊपर वो अप्लाई कर सके। अल्टरनेटिवली वो अप्लाई कर सकती है एज ए विजिटर, कि अगर वो विज़िट करना चाहती है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि जब भी कोई शख्स अप्लाई करता है इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, होम ऑफिस इन कंट्रीज़ को हाई रिस्क देखता है कि उनका ये कहना है कि जो लोग इन ममालिक से आते हैं वो वापस नहीं जाते, इसलिए जब आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं 50-50 चांस होता है। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अप्लाई कर सकती हैं और हो सकता है कि अगर उनकी किस्मत अच्छी हो शायद उनका वीज़ा लग जाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरे दो क्वेश्चन ने। एक तो मेरी सस अम्मी ऐसा ने थे, उन्होंने बेटा हुंदा, उन्हें बुलाया सी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने दा फिर कार्ड अप्लाई किया ने, फिर 5 साल का कार्ड दिया सी। ठीक हो गया। फिर वो मां पुत्र की कोई गड़बड़ हुई है तो पुत्र ने फिर वापस उन्होंने पासा भेज दिता। ठीक है। अच्छा, ते मैं उन्होंने जवाई हाँ, यानी उन्होंने बेटी मेरे घर। जी 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 जी, ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी। ते वो चाहते ने कि भाई असी उन्होंने वीजा ये है वे, ठीक है, ते असी उन्होंने इथों स्पॉन्सर कर सकने हैं या नहीं। अच्छा, लगता है लाइन थोड़ी सी फॉल्ट आ गई। जी 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 जी। अच्छा मेरा मेरा 2004 अच्छा, ठीक हो गया। जी जी मेरा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਸਟ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ अच्छा सॉरी, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਾਲਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਾਲਟ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੀ 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 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, कार्ड तो ये वैलिड है, ये तो कार्ड कोई 2-3 महीने लिया है। ठीक हो गया, मैं समझ, ठीक हो गया मैं। और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਸੌਰੀ ਕਾਰਡ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਓਨ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। नाज़रीन, 1-2 और अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीक, और असाइलम सीकर्स के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ थी कि चंद हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि एक केस आया था C6V SSHD, जहां अपर ट्राइब्यूनल ने और हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो होम ऑफिस की पॉलिसी है जहाँ वो डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल करती जब कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है कि मुझे काम की इजाज़त दी जाए और मेरे पास कोई स्किल्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, होम ऑफिस उसके केस में डिस्क्रिशन नहीं इस्तेमाल करती। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ एक असाइलम सीकर
और मेरा एप्लीकेशन 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है होम ऑफिस में। अब मेरे पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मैं खाली स्कूल गया हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और मज़ीद क्वालिफ़िकेशन नहीं है, और मैं होम ऑफिस से दरख्वास्त करता हूँ कि जी मुझे काम की इजाज़त दी जाए। अब होम ऑफिस की पॉलिसी होती थी कि हम आपको काम की इजाज़त देंगे, लेकिन आप वो जॉब्स कर सकते हैं जो हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर, और वो ऐसे जॉब्स हैं जैसे कि डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर। लेकिन उस गाइडेंस में लिखा होता था कि अगर होम ऑफिस चाहे वो आपके केस में डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन होम ऑफिस कभी भी इस्तेमाल नहीं करती थी और उसका जिक्र भी कभी नहीं करती थी। हाई कोर्ट ने और अपर ट्राइब्यूनल ने जजमेंट पास की, ये बिल्कुल गलत है। और लास्ट वीक होम ऑफिस ने अब आपकी अपनी वर्क परमिशन की पॉलिसी अपडेट की है, और उनका ये कहना है कि अगर कोई भी शख्स का असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है, चाहे 1 साल से कम क्यों ना हो, और वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि हम मुझे काम की इजाज़त दी जाए, अगर वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सेटिस्फाई कर सकता है, हम उसको काम की इजाज़त दे सकते हैं और वो कोई भी जॉब में काम कर सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो थ्रेशहोल्ड है, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये काफ़ी सख्त है और हाई है। इसलिए अगर आप कहेंगे कि जी मेरे पास बच्चे हैं या मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो इस वजह से मुझे काम की इजाज़त दी जाए, मैं कोई भी जॉब कर सकूँ, इस तरह वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपको बहुत ही ज़रूरत है काम की और आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको काम की इजाज़त आए इन एनी जॉब। सो इसका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलो मैं पूछना सी जी मैं Indian citizency about more than 20 years ago. जी And so and I'm now obviously a British citizen. ठीक हो गया। And I have a son from my first marriage. Okay. He is 31 years old now. Is it possible for him to come to this country, obviously not just to visit, to actually stay here? Is he married? To you. Is he married? No, but he will get married soon, I hope. He will get married, and I'm assuming he's fit and healthy. He is fit and healthy. Yeah. Okay. Thank you very much. From cancer. I understand. Thank you very much for your call. And things like that. Sorry? I am a cancer patient, but I'm under treatment. Okay. That's it. Those Okay. are the facts. I got that. Thank you very much for your call. Unfortunately, your son couldn't apply as an adult dependent relative because he doesn't have any care needs or any disability that he requires care of to be here in the UK. He could potentially apply under different routes. For example, if he's wanting to study in the UK on a student visa, which potentially, although does not lead to permanent settlement in the UK, he could switch to other categories afterwards to, for example, as a skilled worker, and then that would lead to permanent settlement in the UK. Alternatively, he could apply as a visitor to come and visit you in the UK, and because you've told me that you are currently under treatment, those are strong grounds for him to apply, and I'm quite confident that the Home Office would grant him a visit visa to come and visit you. So potentially that might be an option. However, with a visit visa, he can't stay permanently in the UK. It's a maximum of 6 months and he'll have to go back. Again, the best option will be for you to see a local solicitor who can advise you on what would be the best course of action. Thank you very much for your call. नाज़रीन, ये सवाल मुझे पूछा गया था हमारी आंटी जी की तरफ से कि इनका जो बेटा है वो 31 साल का इंडिया में रह रहा है और वो चाहती हैं कि वो यहाँ परमानेंटली सेटल हो यूके में। मैंने इनको ये एक्सप्लेन किया है क्योंकि उनके बेटे के पास कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, वो एज एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव तो यहाँ एंटर नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं कि वो दूसरी कोई कैटेगरीज में आना चाहते हैं यूके में, वो आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन स्टूडेंट वीज़े में एक जो प्रॉब्लम आती है वो है कि आप यहाँ परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते और आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल सकता। लेकिन जब आप स्टूडेंट वीज़े में आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं, आप बाद में स्विच कर सकते हैं टू फॉर एग्जांपल टू द स्किल्ड वर्कर और उस रूट के ऊपर आप हासिल कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इन्होंने बताया कि इनकी ट्रीटमेंट भी जारी है हॉस्पिटल में और मैंने इनको ये भी एक्सप्लेन किया है कि इनका जो बेटा है वो विज़िट वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकता है कि मेरी जो वालदा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको विज़िट करूँ यूके में, और चांसेस अच्छे हैं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
सर जी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ जी जी ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं नहीं देखो मेरी गल सुनो ठीक मेरी गल सुनो दूसरा सर जी सवाल है कि ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 2004 ਵਿੱਚ जी जी ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੱਭੀ जी जी ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਭੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਭੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ फिर तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी जी ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਏਜ 55 ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ 45 ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ 24 ਈਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 23 जी जी ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 21 माशाल्लाह ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਓਵਰ 18 ठीक हो गया देखो जिथे तक ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ठीक है लगता है लाइन ड्रॉप हो गया नाजरीन इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा ijaz@me.com अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक ब्रेक तो पहलों सवाल मैंने पूछा गया सी कि जो इन्हों की सੱਸ ने उन्होंने 5 साल का कार्ड मिलिया सी लेकिन वो वापस चले गए पाकिस्तान और जो इन्हों का बेटा है वो कहता है कि मैं उन्होंने वापस नहीं लैके आवांगा देखो अगर कार्ड थोड़ी सੱਸ कोल अजे है वो फिर भी एंटर कर सकते हैं चाहे उन्होंने अनबन हो गई है बेटे के नाल वो फिर भी एंटर कर सकते हैं अगर वो कार्ड बेटे ने लै लिया फिर भी थोड़ी मदर अप्लाई कर सकते हैं एक रिप्लेसमेंट कार्ड वास्ते यूके के बाहर और उन्होंने इशू हो सकता है पाकिस्तान दे विच और उस बेस पर वो दोबारा एंटर हो सकते हैं जो दोबारा इतने एंटर हो जान क्योंकि वो डिपेंडेंट वीजे ते आए सन उन्होंने पुत्र के उपर लेकिन जो रूल्स कहते हैं कि अगर एक पेरेंट एक डिपेंडेंट वीजे आता है वो 5 साल अपने पूरे कर सकता है अपनी बेस पे इस वास्ते ये जो थोड़ा सੱਸ ਦਾ इशू है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ थोड़ा ਜਿਹਾ कॉम्प्लिकेटेड है ਤੁਸੀਂ अगर एक दफ़ा एक सलिसिटर ਨੂੰ मिल लो वो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर तफसीली दस सकता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कदम उठाना चाहिए जिथे तक ਤੁਹਾਡਾ दूसरा सवाल है कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फैमिली मैंबर्स ਨੂੰ मिल गई है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਔਰ B1 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 65 ਤੋਂ ਕਮ ਹੈ ਅਗਰ 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਸ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 65 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ B1 और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होएगा बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ और नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था ना तो फिर मैंने शादी के वीज़े पे स्विच किया तो उन्होंने मेरे 10 ईयर रूल पे डाल दिया तो मैंने जब 2.5 ईयर गुजरे तो मैंने उसको 5 ईयर रूल पे स्विच करना चाहा तो पर उनको 18,600 पूरे नहीं थे तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो मुझे राइट ऑफ अपील दे दिया तो फिर मैंने अपील की तो मेरी अपील थी 27 जुलाई 2018 तो मैंने ऐसे किया कि मैंने 9 जुलाई नहीं है वो मैंने यहाँ नई एप्लीकेशन डाली तो मेरी इनकम पूरी हो गई थी और 19 जुलाई मैंने अपील विदड्रॉ कर ली 27 मेरी हेयरिंग थी 9 जुलाई को मैंने ठीक है नई एप्लीकेशन डाली तो 28 अगस्त को मुझे 2018 को स्पाउस वीज़ा मिल गया मेरे आज क्योंकि मेरे आज 10 ईयर्स कंट्री में पूरे हो गए यूके में तो मैंने पूछना था कि मैं क्योंकि मैंने अप्लाई कर सकता हूँ ILR इस पे क्योंकि मेरे अभी स्पाउस वीज़ा पूरा में 2 ईयर बाकी हैं ठीक है देखिए पहली बात तो मैं आपको बताता जाऊँ ये जो लॉन्ग रेजिडेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना ये 1 मिनट में यहाँ टीवी पर आप सही तरह का जवाब नहीं ले सकते लेकिन कोशिश करते हैं इस सवाल के जवाब को देने की आपने मुझे बताया कि आप स्टूडेंट वीज़े पर यहाँ आए थे और आपने अप्लाई किया था 9 जुलाई 2018 को और
आपका एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने आपको अपील राइट दी और अपील राइट आपने फिर बाद में विड्रॉ की और उसके बाद आपको दोबारा आपने फ्रेश एप्लीकेशन की, उन्होंने आपको ग्रांट कर दिया और आपके अब 10 साल यहाँ पूरे हो गए यूके में। अब यहाँ आपने मेक श्योर करना है कि जब आपका एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई किया था इनिशियली 5 ईयर रूट के ऊपर, उस टाइम आपके पास वैलिड लीव थी या नहीं, ये आपने मेक श्योर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास उस टाइम 10 ईयर रूट पर लीव थी और चाहे उसके बाद आपने अप्लाई किया अंडर द 5 ईयर रूट, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, आप अपील में गए या उसके बाद आपने एक और एप्लीकेशन कर दी, अगर उस दौरान आपके पास लीव थी फिर तो आपके 10 साल अगर पूरे हो गए हैं आप लॉन्ग रेजिडेंस की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ब्रेक है फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी एडवाइस आपसे पहले ये होगी कि फौरी तौर पर आप अपना सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट मंगवा लें होम ऑफिस से और वहाँ फिर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी लीव में ब्रेक हुई है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी रिकॉर्ड होम ऑफिस से मंगवा लें, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रेक में आपकी लीव में कोई ब्रेक है। सो ये आप फौरी तौर पर कर लें और उसके बाद आप फिर डिसाइड करें कि आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं लंदन तो बोल रहे हैं तो मैं ना अपनी वाइफ के बारे पूछना है स्पोर्ट्स वीजे थे जी ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ठीक हो गया। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਉਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। इंडेफिनिट वास्ते कितना टाइम रहता है लीव वीज़ा कितों एक्सपायर हो रहा है साल बाद 2023 वो तो बहुत टाइम रहता है ना जी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ठीक है मैं दिंदा ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। बहुत शुक्रिया जी ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 120 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ 120 ਜਾਂ 130 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ 180 ਦਿਨ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲਿਡ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 450 ਦਿਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 120 ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो इस वास्ते मेरे ख्याल में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2012 में 3 साल का वीजा लिया है लेगेसी में, ठीक है, और हाँ जी वो खत्म हो गया, फिर 3 साल का लिया, फिर वो खत्म हो गया, फिर इंडेफिनिट मिला, और इंडेफिनिट जो मिला पूरा 1 साल बाद मैंने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया 2019 वो रिफ्यूज हो गया सितंबर में, और अभी तक मुझे कोई डिसीजन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया नेशनलाइजेशन का। 2019 में आपने अप्लाई किया? हाँ जी। ये तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। हाँ जी, तकरीबन 2 साल हो गए सर जी, और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। और आपने सोलिसिटर के थ्रू अप्लाई किया था या खुद अप्लाई किया था?
नहीं जी, खुद अप्लाई किया था मैंने। ये आपने नहीं करना चाहिए था, ये आपने, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमेशा मैं आप सबको एडवाइस करता होता हूँ, प्लीज़ चाहे आप ये शो देख लें, सवाल पूछ लें, आप यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस देखते रहें, बेशुमार वहाँ वकील बैठे हुए हैं जो ये वीडियोस बनाते रहते हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, लेकिन प्लीज़ जब भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करें, एक सॉलिसिटर को एक दफ़ा ज़रूर मिल लिया करें एडवाइस के लिए, उससे चेक करवा लें कि ये मेरा एप्लीकेशन सही है, कि बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस तरह इस भाई ने हमें बताया है कि अभी उनका एप्लीकेशन 2 साल से ज़्यादा पेंडिंग है होम ऑफिस में। अब यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिले और सॉलिसिटर को कहें कि वो एक लेटर लिखे होम ऑफिस को कि 2 साल हो गए आपने इस एप्लीकेशन को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है। हो सकता है होम ऑफिस ने आपके एप्लीकेशन को का जवाब कर दिया हो और आपको वो डिसीजन ना मिली हो, ये भी हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि फौरी तौर पर आप एक सॉलिसिटर को मिल लें और उसको कहें कि जी एक लेटर लिखें कि मुझे अपडेट दी जाए कि अभी कितना टाइम क्यों लग रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने मुझे बताया कि 2012 में आपको मिला था डिस्कशन लीव टू रिमेन, उसके बाद आपको 3 साल की वीज़ा मिला, उसके बाद आपने दोबारा अप्लाई किया, आपको 3 साल का वीज़ा मिला, फिर आपने ILR के लिए अप्लाई किया और फिर आपने 18 में अप्लाई किया नेशनलिटी के लिए। यहाँ आप गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि वो कहती है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए। सो अगर आपने अप्लाई किया था 2018 में, आपके पास वीज़ा होना चाहिए था 2008 से लेके 2018 तक, और अगर आपने 2012 में अप्लाई किया है, आपका जो नेशनलिटी की जो एप्लीकेशन बनती थी वो बनती थी 2022 में। आपने मेरे ख्याल में जल्दी अप्लाई कर लिया, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इसलिए मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर से मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो Hi. हेलो देयर। Hi. I just need to ask you, I'm a British citizen and so is my husband. Okay. My sister is a dependent on us because she's originally from Africa. She came here as a visitor, obviously, 18 years back. Okay. And she remained here because obviously she had a health condition. Right. And we asked the solicitor and we applied as for her to remain here. She's been here for 18 years. But she hasn't been, because we applied for a human rights case and then it went on to asylum. Okay, yeah. And then human rights again. And I think it's on asylum again. Right. And according to somebody being here for 18 years, am I right in asking that after 20 years, does she automatically get the right to remain here? She's found a partner. She is in a living relationship, but we don't want to take the chances that they say that she's got to go back because we haven't got anybody where she's come from to support her. So we don't want to take a chance where the Home Office says she's got to go back there and apply because she's been here for 18 years and she's not even allowed to work. So I just wanted a little bit information what can be done on this. Sure. Now, your sister, you informed me that she has medical conditions. I mean, what medical conditions does she have, if you don't mind me asking? Well, when she came here, she came with a very nasty relationship from where she was. Okay, I understand. So obviously we called her as a visitor, but she was very depressed. I understand. But she obviously has come a bit out of it now. No, I understand. And she's found somebody as well. And her partner... I just wanted to know, is that 20 years still the law that somebody remains here for 20 years? Would she be allowed to apply for it automatically? Yeah. Her partner, what nationality does he have? Is he British? Does he have indefinite? British. He's British. And do they have any children together by any chance? No. No, they don't. Okay. No. And how old is her partner approximately? Well, my sister is 40, and he must be in his 45 or 46, in his 50s, yeah. Okay. 40, sorry. Right. Thank you very much for your call. In short, there is a rule, there's a provision in the immigration rules that if you have lived in the UK for 20 years, you can apply for leave to remain. That's not an automatic provision. That doesn't mean that, as soon as you've lived here 20 years, automatically you'll get a visa. You still have to satisfy the immigration rules. You still have to satisfy that you've lived here continuously, so you have to provide documentary evidence. If your sister has that documentary evidence for each year, which I'm sure she has, there's a good chance that she will get leave to remain in the UK. Now, you informed me that your sister has a partner, he's a British citizen. Potentially, she could apply as a partner of a British citizen in the UK. If she has no money for the application, she can apply for a fee waiver and the Home Office could exempt her
from the Home Office fees. She would have to show insurmountable obstacles and exceptional circumstances. That is quite a high threshold, but not impossible. My advice for you would be see a solicitor, potentially look at submitting an application now under the partner route. And if you get a fee waiver, you've got nothing to lose and everything to gain. So that might be a route available to you. If you do not want to take that option, then in 2 years' time, once she's completed 20 years, if you've got your documentary evidence in order, I'm very hopeful that she will get her leave to remain. Thank you very much for your call. नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जाएं YouTube के ऊपर और वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप टाइप करें सर्च में कामरान इजाज़, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी और वहाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कोशिश की है आज कॉल करने की और आपकी बारी नहीं आई, परेशान ना हो, आज शाम को इस वीडियो को हम पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहाँ कमेंट्स में आप मुझे कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।